दांत अगर आप आपकी वैसे भी ओवरऑल पर्सनालिटी पे बड़ा अच्छा इम्प्रेसिव सा इफ़ेक्ट होता है। और इसके अलावा जब आप बात करते हैं या स्माइल करते हैं तो ये दांत ही नज़र आते हैं। खाना चबा के अगर आप खाते हैं तो इन दांतों की मदद से ही चबा कर खाते हैं ताकि वो अंदर जाकर हज़म जल्दी हो सके। और उसके अलावा भी आप ये देखिए कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी जरासीम है ना वो सारे मुंह के ज़रिए तो अंदर एंटर आपको होते ऐसा हैं। लगता नहीं होता भी होता भी ऐसा ही है, होता भी ऐसा ही एग्जैक्टली है। कि आप अपने मुंह के अंदर जो खा रहे हैं, जिस भी तरीके से खा रहे हैं और जो कुछ भी लेके जा रहे हैं, इसी वजह से कहते हैं कि रात को सोने से पहले आप अपने दांतों को ब्रश ज़रूर करें ताकि कोई ऐसे बैक्टीरियाज ना बने जो कि आपकी ओवरऑल सेहत को ख़राब करें। आपका सुबह उठ के भी दांत बिल्कुल साफ़ होने चाहिए और रात सोते वक्त भी आपको ज़रूर दांत ब्रश करने चाहिए हैं, विच इज़ रियली गुड ओवरऑल फॉर योर हेल्थ। बिल्कुल। और इसी पर बात करेंगे डॉक्टर शुएब मसूद साहब जो कि डेंटिस्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर ये बताइएगा दांत सेहत के लिए कितना ज़रूरी हैं, और हम लोग शायद कहीं ना मेरा ख्याल है दांतों के साथ गफलत कर जाते हैं, ठंडा गर्म खा रहे हैं, दांतों की हमें केयर उस तरीके से होती नहीं है। सर ये बताइएगा हमारी सेहत के लिए दांत कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और किस तरीके से हम अपने दांतों को बचा सकते हैं, क्योंकि ये एक ही दफ़ा आने, टूट गए तो दोबारा वापस नहीं आना इन्होंने। जी अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुक्रिया आपका मुझे लाइव लेने के लिए। तो ये बिल्कुल आपने सही बात की है जी, दांत एक ही दफ़ा आने होते हैं। पहले दूध के दांत होते हैं, उसके बाद परमानेंट दांत आते हैं और फिर वो एक ही दफ़ा आते हैं, वो बार बार नहीं आते। तो इंसान को चाहिए कि उनकी हिफाजत करे, क्योंकि आपका एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम इस पे बेस कर रहा है। जितनी ज़्यादा आप ग़िज़ा को चबा के अंदर लेके जाएंगे उतनी अच्छी डाइजेशन होगी। डाइजेशन का पहला अमल ही आपके मुंह में शुरू हो जाता है। और दांत अगर आपके दांत ठीक नहीं है तो अगर आपकी ग़िज़ा सही तरह से चबाई नहीं जाएगी, ग़िज़ा चबाई नहीं जाएगी तो अंदर जाके वो प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं होगी, फुल न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी आपकी बॉडी को, और आप वैसे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट रहेगा, जिससे आपकी बॉडी ना सिर्फ वीक होगी बल्कि कई बीमारियों का उससे जन्म होगा। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब जो दांत हैं सर्दियों में उनकी अहमियत इस वजह से भी ज़्यादा हो जाती है कि ठंड जितनी लगती है तो आपके दांत बचते हैं। तो अगर दांत ही नहीं होंगे तो आपको तो क्या बचेगा? ठंड का कोई एहसास ही नहीं होगा। नहीं जी, दांत बजने का सर्दी से तो कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली वो आप अपने आप को अगर वार्म रखेंगे, प्रोटेक्टेड रखेंगे तो आपके मसल्स वीक नहीं होंगे और वो वाइब्रेशन नहीं होगी और वो दांत आपस में टकराएंगे नहीं। तो उसका दांतों से ऐसा कोई डायरेक्ट इसका ताल्लुक आपकी कमजोरी से है, ये शिवरिंग का होना आपकी कमजोरी है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सर कैसे हम दांतों को हेल्दी रख सकते हैं? डाइट हमारी है, हम ठंडा भी खा लेते हैं, साथ में गर्म भी खाते हैं, ठंडा गर्म होता है। उसके बाद दांतों में जो सेंसिटिविटी की हम बात करते हैं, डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ है, ये क्यों होती है? ये सबसे पहले तो आपने जिस तरह से पूछा कि दांतों को कैसे साफ रखा जा सकता है, तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि दिन में 2 दफ़ा ब्रश किया जाए, सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले, और ब्रशिंग की ड्यूरेशन को मद्देनजर रखा जाए। हम बहुत जल्दी में ब्रश करते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो पाती, और पेस्ट जो होता है उसके इंग्रेडिएंट सही तरह हमारे दांतों पे एक्ट नहीं कर पाते, तो दांत साफ नहीं हो पाते सही तरह से। हम तो सोचते हैं हमने ब्रश कर लिया और हमारा काम खत्म, पर ऐसा होता नहीं है। तो प्रॉपर तरीके से दिन में 2 दफ़ा ब्रशिंग की जाए। एवरी 6 to 8 मंथ्स डेंटिस्ट को विजिट करके अपनी स्केलिंग्स वगैरह और अपनी सफाई करवाई जाए, तो आप ये गर्म ठंडा लगने या इस तरह के मामलात से आसानी से बच सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आपने जो कि एवरी 6 to 7 मंथ, सर पाकिस्तान में आपको बताया कि सबसे महंगा अगर ट्रीटमेंट है भी तो वो डेंटल का है। तो सर कोई घर रह के कोई ऐसा टोटका या नुस्खा नहीं है कि हर 6 to 7 मंथ डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए हमें? घर में रह के क्या रेमेडीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं? सबसे बड़ी रेमेडी तो मैंने आपको बताई कि दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें। अगर आप वो करते रहेंगे तो आपके दांत बचे रहेंगे। तो 6 to 7 मंथ्स डॉक्टर के पास जाने का मकसद बेसिकली ये है कि आप अपने दांतों को चेक करवाएं और उनको ये बताएं कि कोई बीमारी है तो हमें टाइमली बता दिया जाए। अगर आप बीमारी के साथ जाएंगे तो फिर तो आपके बिल ज्यादा आएंगे ना जी। अगर आप टाइमली जा रहे होंगे तो आपको बिल नहीं में भी आएगा। तो सर ये होता है ना कि अक्सर शायद हम लोगों को शायद ब्रश करना आता नहीं है। हमारे मसूड़े जो हैं, वो जो गम्स होती हैं वो स्वेल कर जाते हैं, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और सर ये भी बताएं कि एक टूथब्रश मैंने तो देखा लोग 1 साल तक यूज़ करते हैं, उसकी क्या लिमिट होती है?
ब्रश तो हर कोई करता है, लेकिन उसके जो एटिकेट्स हैं, जो एसओपीज हैं, शायद उनको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं या हमें पता नहीं है। देखिए जी, एज फार एज जिस तरह आप कह रहे हैं टूथब्रश चेंज करने का मामला, तो वो तो बड़ा एक सीधा सा फंडा है जी। वो अगर आपके ब्रश, उसकी कोई सेट टाइम लिमिट नहीं है। आपका ब्रश के जो ब्रिस्टल्स हैं, मतलब उसके जो ब्रश के जो दंदे हो, जिसको हम कहते हैं हमारी जबान में ब्रिस्टल्स, अगर वो टेढ़े हो गए हैं तो आपको अपना ब्रश चेंज कर लेना चाहिए। वो नॉर्मली 3-4 माह के अंदर टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं अगर आप रेगुलर ब्रश कर रहे हैं तो अगर वो टेढ़े हो गए हैं तो वो टाइमली चेंज कर लें उसको लंबा ना चलाएं कि जब तक वो गिर ना जाए आप ब्रश यूज करते रहें, तो वो थोड़ा सा खतरनाक होगा। वो आपके दांतों को सही तरह साफ नहीं करेगा। एब्सोल्युटली, लेकिन हम लोग सिर्फ दांतों की हेल्थ की बात करते हैं। बेसिक तो काम गम्स का है ना, जिन्होंने उसको कवर किया हुआ है और जिसकी ग्रिप में रखा हुआ है, तो गम्स को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। और सेंसिटिविटी जो होती है वो बेसिकली दांतों में नहीं, वो होती तो गम्स में ही है, और ब्लीडिंग भी गम्स से ही होती है। तो उस गम्स पर तो हम ब्रश नहीं कर सकते, तो गम्स की हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है? नहीं, देखिए जी, ये गम्स पे ब्रश बेसिकली वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, जो 6 to 7 मंथ्स में मैंने डॉक्टर को विजिट करने का कहा है और स्केलिंग करवाने का कहा है। तो स्केलिंग्स बेसिकली गम्स की सफाई ही होती है। गम्स में से जो घन लग जाता है या ब्रश जो साफ नहीं कर पाता, वो जो कैलकुलस सा जमा हो जाता है, वो स्केलर के मदद से डॉक्टर साफ कर देता है उसको, और उससे आपके गम्स साफ रहते हैं और वो बीमारी से महफूज रहते हैं। और ये जो ब्लीडिंग का इशू है गम्स का, ये सबसे बड़ा होता ही इस वजह से है कि घन लगा होता है गम्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो प्रेशर की वजह से कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है। तो अगर आप उधर जा रहे हैं डॉक्टर के पास और स्केलिंग एवरी 6 to 8 मंथ्स करवा रहे हैं, तो आपकी ब्लीडिंग बची रहेगी गम्स की, और आपकी गम्स तरोताजा और सेहतमंद रहेंगी। बिल्कुल ठीक है, जाहिर है गम्स की बेहतरी के लिए तो ज़रूरी है। और अच्छा, उसके अलावा ओवरऑल अगर जब आप कोई पेशेंट आपके पास आता है, यूजली ये होता है कि दांत मुड़ना शुरू हो जाते हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन्स के बाद ये होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी उनके साथ ये मसला पेश आता है, तो उनके लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं? जी, जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनके लिए तो डेंटल एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो इंसान के जिस्म में खवातीन के जिस्म में हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, उसकी वजह से जो आपकी दांतों की डिस्ट्रक्शन या डिटोरिएशन का जो अमल है वो 100 गुना तेज़ हो जाता है। तो वहाँ पे अगर वो खवातीन जो हैं, जो हमल के दौरान अपने दांतों को सही तरह से साफ नहीं रख पा रही, या वो उनको प्रॉपरली चेक नहीं करवा रही, अब यहाँ पे हमल वाली खवातीन के लिए डिफरेंट है। एवरी 2 मंथ्स आपने डेंटिस्ट को विजिट करना है और अपने दांतों को एक चेकअप दिलवाना है कि कहीं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। तो अगर वो उसको टाइमली विजिट कर रही हैं, उनको सफाई रख रही हैं, तो उनको कुछ भी नहीं होगा। अगर वो नहीं कर रही तो डेफिनेटली उनके दांत दूसरी औरतों की निस्बत जो हामला खवातीन है उनके दांत ज्यादा खराब होंगे। अच्छा, दांतों में कैविटी की बात करते हैं, दांतों में कीड़ा लगने की। वैसे मेरा तो ये बिलीव है कि ज़रूरी नहीं है कि कीड़ा सिर्फ दांत में ही हो आपके, लेकिन सर मुझे ये बताएं कि कैविटी होती क्या है डॉक्टर साहब? मुझे ये आज तक समझ नहीं है, ये सिंबॉलिक होता है या वाकई में कोई पैरासाइट टाइप का, कोई कीड़ा टाइप की कोई चीज़ होती है जो अक्सर कहते हैं इसके दांतों को कीड़ा लग गया है? ये क्या चीज़ है सर? ये बेसिकली आप एक लेमैन को, एक आम इंसान को समझाने के लिए ये लफ्ज है कि कीड़ा लगा, वो कोई रिलेटिवली कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। बेसिकली डीके होता है, दांतों का गलने सड़ने का अमल, उसको कहते हैं केरीज। वो जो आपके दांतों पे काले काले धब्बे लग जाते हैं या कैविटी बन जाती है, वो बेसिकली आपका गला सड़ा दांत है, और वो गलता सड़ता बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से है। तो इसलिए हम उसको लोगों को समझाने के लिए कह देते हैं आपके दांत में कीड़ा लगे, या बच्चों को डराने के लिए कह देते हैं ना? नहीं है, अब लोगों को समझाने के लिए। केरीज शायद इतना कॉमन टर्म नहीं है तो लोग उसको समझ नहीं पाते, तो उनको बता देते हैं कि आपके दांत में कीड़ा लगा है, तो इसको आप साफ करवा के इसकी फिलिंग करवा दें। अच्छा, जिनके दांत में क्रैक हो जाता है, ऐसा लगता है कि क्या वो दांत टूट जाते हैं? अगर किसी के दांत में क्रैक है, किसी भी वजह से क्रैक आ सकता है, गिरने की वजह से अक्सर बच्चों के आ जाता है, और प्लस बच्चों में ऐसा होता है कि दांत के ऊपर दांत आ जाता है, एक दांत टूटता है, दांत के पीछे दांत होता है, वो टूटता है, फिर आ जाता है, फिर टूटता है, फिर आ जाता है। ये इसको किस तरह से डील किया जा सकता है? और ये चॉकलेट्स, बच्चे और दांत खराब, ये आपको हर घर की कहानी समझ में आएगी। बात फिर वही है जी, हमारे यहाँ कोई डेंटल एजुकेशन प्रॉपरली को बताई नहीं जाती। हमारे स्कूल्स के अंदर
प्रॉपर डेंटल एजुकेशन का कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है। अगर आप किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में देखें तो उनको वहाँ पे अर्ली प्राइमरी स्कूल एज से ही डेंटल एजुकेशन के बारे में काफी अवेयरनेस दी जाती है। तो हमारे बच्चों को तो ऐसा कुछ नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से हमें अवेयरनेस नहीं होती। तो आपके जो बच्चे हैं, आप उनको 6 साल की उम्र से आप उनको डेंटिस्ट के विजिट लाजमी करवाएं, और जो आपका जनरल प्रैक्टिशनर है वो क्वालिफाइड इनफ होना चाहिए, जो कि उनकी आने वाले मसाइल को, जिस तरह आप कह रही हैं टेढ़े दांत आ रहे हैं, अगर बच्चे का दांत टेढ़ा आ रहा है तो वो उसे रेफर कर सके किसी कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट के पास, ये जो ब्रेसेस के स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास। मतलब मैं खुद एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारा ये फील्ड है। हमारे पास जनरल फिजिशियन रेफर करते हैं, जो जनरल डेंटिस्ट है, कि ये बच्चे के दांत टेढ़े आ रहे हैं, तो हम उसको असेस करते हैं कि आने वाले दिनों में इसको ब्रेसेस की जरूरत होगी या नहीं होगी, या फिर उसको क्यों टाइमली इंटरवेंशन कर देते हैं तो उस बच्चे को हम ब्रेसेस से बचा सकते हैं। तो बात फिर वही है, आपके बच्चे का प्रॉपर चेकअप और उसके प्रॉपर ख्याल रखे जाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, और उनको ये विजिलेंस होनी चाहिए। अच्छा सर, दांतों की मजबूती के लिए क्या डाइट आप सजेस्ट करेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि शायद जो लोग दूध पीते हैं उनके दांत कंपैरेटिवली बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। डाइट हमें क्या लेनी चाहिए है अगर दांत हमारे कायम रहे, मजबूत रहे? देखिए जी, अगर आप चीनी भरा दूध पी के रात को ब्रश किए बगैर सो जाएंगे तो वो तो कहीं से भी कारआमद नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको ये चाहिए कि आप बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लें, बैलेंस डाइट लें, जिसमें आपके विटामिन्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स का एक बैलेंस पोर्शन आपको बॉडी में जा रहा हो, जो ना सिर्फ आपके दांतों के लिए बल्कि जिस्म के तमाम अज़ा के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को अगर आप ओवर डू करेंगे, स्पेशली हमारे यहाँ मीठा खाने को सेहत समझा जाता है, जबकि वो कतन ऐसा नहीं है, वो तो दांतों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। तो ये आपको बैलेंस न्यूट्रिशन का होना और ऑर्गेनिक चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात तो ठीक है, ऑर्गेनिक फूड और वेजिटेबल्स आप जितने लेंगे उनके विटामिन्स और मल्टीविटामिन्स आपको खुद मिल जाएंगे, बजाय कि हम उसको मेडिकेटेड फॉर्म में लें, और वो भी हमारे ब्लड में शामिल होते हैं नहीं होते, दैट्स अनदर स्टोरी। बट आपके जो अभी तक मुझे बात समझ आई है कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दांतों को ब्रश अच्छे से करें, उससे ही कितनी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि आप फिलिंग के लिए जाते हैं, एक बार फिलिंग करवा ली, आफ्टर फ्यू मंथ्स वो फिर ख़राब हो जाती है, आपको दोबारा या तो दांत को निकलवाना पड़ता है फिर, या फिर उसको दोबारा रीफिल करवाना पड़ता है। ये जो फिलिंग है दांतों की, ये क्यों इस तरह से कुछ महीने के बाद ख़राब हो जाती है? देखिए जी, जनरली तो होनी तो नहीं चाहिए। अगर आप किसी ऑथेंटिकेटेड डेंटिस्ट, जनरल डेंटिस्ट के पास गए हैं जो कि क्वालिफाइड इनफ है और वो फिलिंग कर रहा है, तो फिलिंग का लाइफ स्पैन तो अच्छा खासा होता है। कुछ फिलिंग्स जिस तरह अमेलगम वगैरह हैं, जो सिल्वर वाली फिलिंग्स है, तो वो तो 10-10, 15-15 साल चलती हैं। और जो आजकल लेजर लाइट कंपोजिट फिलिंग्स आई हैं, वो भी 4 से 5 साल तो उनकी लाइफ भी होती है। तो ये आफ्टर फ्यू मंथ्स फिलिंग का खराब हो जाना, तो इधर तो डॉक्टर की पार्ट पे कोई गलती है, या फिर आपके दांत को फर्दर कोई डैमेज हुआ है। अदर देन दैट तो फिलिंग खराब होने की कोई रीजन नहीं है। ओके, ठीक है। मतलब ऐसा होता है, मुझे था शायद गम्स की हालत की वजह से भी, अगर आपके गम्स ही अच्छे नहीं है तो भी ऐसा होता है कि फिलिंग डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आपको दोबारा। फिलिंग तो दांत के स्ट्रक्चर के अंदर है, उसका गम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ओके, स्ट्रक्चर के अंदर है, फिर उसकी वजह से करवाना पड़ता है, बार बार फिलिंग करवानी पड़ती है। अच्छा, वैसे अगर कोई ऐसा शख्स जिसको अब घर में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, अब रात को अगर 12-1 बजे पेन हो रहा है, तो बड़ा मुश्किल है कि उस टाइम पर मिले डॉक्टर कोई और जाके दिखाया जाए। वो तो ज़ाहिर है सुबह होगी या जब अपने क्लिनिक्स खुलेंगे तब। अगर इमीडिएट पेन बहुत ज़्यादा है विच इज़ नॉट बियरेबल, अक्सर ऐसा होता है कि उसकी वजह से कान में, गले में, साथ में सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये दांत का दर्द इतनी बुरी चीज़ है, तो क्या रिकमेंडेशंस हैं उन लोगों के लिए कि वो घर में कौन सी ऐसी मेडिकेशन या ऐसी कोई चीज़, कोई टोटका अगर आप बताना चाहें तो? जी, घर में जो जिन लोगों को इमरजेंसी पेन होता है, तो हम तो रिकमेंड करते हैं घर में कोई भी आम पेन किलर्स पड़े हों तो उनकी हम स्टार्ट डोज बता देते हैं कि आप ये ले लें, और फिर क्लिनिक के टाइम तक वक्त गुजर जाता है और वो आप आके फिर चेक करवाएं और अपना इलाज करवाएं। वैसे क्लोव ऑयल एक अच्छी होम रेमेडी है, वो आप अगर यूज कर ले तो उससे भी कुछ हद तक अफाका हो जाता है वक्ती तौर पे दर्द के लिए। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि क्योंकि हमारे घर में हर बंदा एक नीम हकीम बना होता है, किसी के भी दांत में पेन है वो फ़ौरन से पहले इंसर्ट और ओमेक्सिल खाकर समझता है कि वक्ती तौर पे अच्छा उसको रिलीफ मिल भी जाता है, लेकिन एक प्रैक्टिस बन जाती है। हर 4 दिन के बाद किसी को दर्द है, चाहे वो बच्चा है या बूढ़ा है या नौजवान है,
और उनको कहते नहीं बस इंसेट खा लें या ओमेक्सिल खा लें, दांत की दर्द ठीक हो जाएगी। जब ठीक होती है उसके बाद फिर हम अपनी रूटीन में आ जाते हैं। तो ये खुद से जो हम ये मेडिसिन यूज़ करते हैं, ये कितनी हार्मफुल है हमारे लिए? ये सेल्फ मेडिकेशन, चाहे वो दांत का दर्द हो चाहे कुछ भी हो, वो हर तरह से ही खतरनाक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उन मेडिसिन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, वो आपकी बॉडी पे क्या असर करेंगी। हम उसके लिए कई सालों तक स्टडी करते हैं, उसके बाद जाके हमें प्रैक्टिस करने से ये अंदाजा होता है कि ये मेडिसिन सेफ है, ये देनी चाहिए, ये नहीं देनी चाहिए। तो एक आम आदमी को ये कैसे पता चल सकता है ये कितनी को सेफ है? तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करनी चाहिए, कतई किसी मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवाई नहीं लेनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने जो मामलात हैं उनको इतना बिगड़ने ही ना दें कि आपको मतलब ये कर करके आपका वो आपके हाथ से ही निकल जाए मामला। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप पहले रेमेडी की बात बता रहे थे कि क्लोव बॉयल, मतलब लौंग के पानी को उबाल के क्या उसके गरारे करने हैं या लौंग दांतों में चबाना है, वो क्या आप बता रहे थे? अगर आप उसको थोड़ा खुल के बता दें। क्लोव ऑयल बेसिकली वैसे तो घर में अक्सर क्लोव ऑयल पड़ा भी होता है, या आप लौंग खुद बजाते खुद लौंग को अगर थोड़ी देर के लिए चबा लेंगे तो वक्ती तौर पे आपको रेमेडी देगा, थोड़ी देर के लिए आपका दर्द नम करेगा। लेकिन अब ये देखना जरूरी है कि आपके दर्द की नौयत कैसी है। अगर वो बहुत एक्सटेंसिव है तो शायद वो उतना असर ना करे, उसके लिए फिर आपको मेडिकेशन पेन किलर्स की तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए भी आप डॉक्टर्स की इमरजेंसी फोन्स अवेलेबल होते हैं, आपको पूछ लेना चाहिए कि हमें कौन सी दवाई वक्ती तौर पे लें कि हमारा टाइम गुजर जाए। अच्छा, वाइटनिंग के लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं? अगर घर में कोई अपने, वैसे तो हमारे एशियन के तो वैसे भी थोड़ा सा 1 to 1 थोड़ा हम डार्क ही होते हैं, येलोइश टोन में आता है, कंप्लीट वाइट तो होते भी नहीं है। लेकिन कैसे इसको टोन को बेहतर किया जा सकता है? दूसरा, टूथपेस्ट कौन सा रिकमेंड करेंगे आप? क्योंकि अक्सर हमने तो एड्स में देखा है टूथपेस्ट में नमक है। अब ये नमक का दांतों का और टूथपेस्ट का क्या लिंक है, ये भी थोड़ा समझा दें। देखिए जी, नमक से मुराद बेसिकली मिनरल्स होते हैं, जो आपके फ्लोराइड रिक्वायर्ड है आपके लिए कोई ऐसा मिनरल रिक्वायर्ड है जो कि कैल्शियम रिक्वायर्ड है, तो वो उसके अंदर टूथपेस्ट की इंग्रेडिएंट्स में शामिल होता है। किसी भी ब्रांड का नाम लेने से तो बेहतर है मैं आपको ये बताऊं कि FDA अप्रूव्ड जितने भी टूथपेस्ट हैं जो कि FDA की स्टैंप के साथ अवेलेबल है मार्केट में, वो ऑल सेफ हैं। और कोशिश करें कि मेडिकेटेड टूथपेस्ट इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। मेडिकेटेड सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। हम जितने भी मेडिकेटेड टूथपेस्ट हैं उनको उठा के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे। अच्छा, लेकिन और दूसरी बात जी सर, जी मुकम्मल करें प्लीज। अब मैं दूसरी बात, जब वाइटनिंग की बात कर रही थी, तो वाइटनिंग बेसिकली मैं तो होम प्रोडक्ट कभी भी कोई रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके लिए हमारे इन ऑफिस ब्लीचिंग है या होम ब्लीचिंग की टेक्निक्स है हमारे पास, वो आप किसी भी अपने अच्छे जनरल प्रैक्टिशनर से मुस्तनद से आप राब्ता करें, वो आपको वाइटनिंग की रेमेडीज बता देगा। अच्छा सर, मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है डॉक्टर साहब, अब पता नहीं आप इसको ज़्यादा बेहतर जान सकते होंगे, हमारे अर्बन एरियाज़ में तो नहीं लेकिन रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर लोग अभी भी, इवन इनफैक्ट अर्बन एरियाज़ में मसवाक यूज़ करते हैं, मंजन यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर मैंने ये देखा सर उनके दांत भी बड़े मजबूत रहते हैं और बड़े अच्छी खासी एज के लोग होते हैं। सर ये चीज़ें कितनी मैटर करती हैं? ठीक है, हम टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन उन लोगों को, मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि वो शायद उनके दांत हमसे ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो ये चीज़ें जो लोग यूज़ करते हैं, मसवाक है या ये मंजन्स हैं डिफरेंट किस्म के, ये भी ठीक है सेहत के लिए, कर लेने चाहिए? देखें जी, जहां तक तो मसवाक की बात है तो वो तो सुन्नत नबवी है, ठीक है। ये मंजन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मसवाक एक ऑर्गेनिक वे ऑफ टूथ ब्रशिंग है, ठीक है जी, जो कि आज से 1400 साल पहले हमारे नबी पाक ने ये तरीका बताया। उनका मकसद भी यही था, लोगों को ये अवेयरनेस देना कि आपके दांत कितने ज़रूरी हैं और इनका ख्याल आपको रखना चाहिए। तो उसके मसवाक तो सुन्नत के तौर पे भी करना चाहिए, और उसके ऑब्वियसली फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं, वो आपके दांतों को मजबूत भी बहुत ज़्यादा करता है। तो जहाँ तक बाकी आप कह रहे हैं दांत, जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनके दांत ठीक होते हैं, तो उनकी वजह जहाँ मसवाक करना है वहाँ ऑर्गेनिक डाइटरी इंटेक भी है। वो जो भी चीजें खाते हैं वो खालिस होती हैं, ग़िज़ा उनकी खालिस है, वो जो चीज़ खा रहे हैं वो मिलावट से पाकशुदा है, वो प्रोसेस्ड फूड नहीं है। आप अपनी डेली रूटीन फूड में देखें आप क्या खा रहे हैं। आपके जो डाइनिंग टेबल के आइटम्स हैं उनमें 90% तो प्रोसेस्ड आइटम्स हैं। तो आप उन प्रोसेस्ड आइटम्स के साथ हेल्थ को मेंटेन करना इज अ बिग चैलेंज।
एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर शुएब महमूद साहब जो कि डेंटिस्ट थे और हमें मुफीद मशवरे दे रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और दांतों की सफाई, दांतों का ख्याल रखना ओवरऑल आपके पूरे सेहत पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आते हैं, बहुत अच्छा। वैसे ये बात आपकी ठीक है, मिसवाक करना और मंजन, मैंने भी ये नोट किया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मिसवाक करते हैं ख़ास तौर पे, उनके दांत बड़े मजबूत होते हैं। बड़े और अच्छा, बड़े strong वैसे होते भी हैं, बुढ़ापे तक बीइंग ए रहते हैं। मुस्लिम इस सुन्नत अमल जो भी होगा वो आपकी ईमान के लिए तो है ही, वो आपके लिए मेडिकली भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर ये भी एक चीज़ है ना कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे उनकी डाइट ऑर्गेनिक होती है। हाँ। हमारे यहाँ हर चीज़ तो प्रोसेस्ड होती है, तो फिर दांतों पे घूम फिर कर फिर बेकरी आइटम्स हैं, फिर हम जो शहर के लोग हैं वो शायद मीठा ज़्यादा यूज़ करते हैं। मीठा, तो ये इसके सारी अलावा- चीज़ें हैं जो हाँ। कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमारे दांतों के लिए डैमेज होती हैं।